बाहुबली थाली वाले की सफलता। एक समय की बात है। श्रीरंगपुर नाम के शहर में वीरेन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेन बहुत ही संस्कारी और साफ दिल का इंसान था। वीरेन के घर से कुछ दूरी पर ही उसका एक छोटा सा होटल था, जिसे वो बहुत अच्छे से चलाता था। वीरेन का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, होटल में लगने वाला सामान खरीदता और दिन भर अपने होटल में अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजें बनाता और शाम को जल्दी होटल बंद करके घर आता था। वीरेन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी सपना और बेटा संदीप था। वे सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन वीरेन घर पर बहुत देरी से आता है। घर के सभी लोग वीरेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आकर वीरेन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सो जाता है। सपना को समझ आ जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब लोगों का खाना होने के बाद सपना भी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वीरेन चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा है। तभी सपना वीरेन से, जी सुनते हो, क्या हुआ है? आज आपने घर में किसी से बात तक नहीं की और बिना खाना खाए आप कमरे में चले आए। मुझे बताइए क्या हुआ है? सपना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आज खाना खाने का मन नहीं था और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया। तुम सो जाओ। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ चिंता की बात है तो आप मुझे जरूर बताइए। क्या पता शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं सपना, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। सपना को पता था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो वीरेन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले सो गई। अगले दिन वीरेन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर होटल के लिए निकल गया और बहुत रात को घर आया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसे क्या हुआ है कि वीरेन इतने चिंता में रहता है, किसी से बात नहीं करता और ना ही अपनी परेशानी बताता है। हर रोज की तरह वीरेन आज भी घर बहुत लेट आता है। सपना ने आज सोच ही लिया था कि वो आज वीरेन से हर हालात में पूछकर ही रहेगी। सपना अपने कमरे में जाती है और वीरेन से, जी क्या हुआ है? आज आपको बताना ही होगा। बहुत दिन से देख रही हूँ, आप बहुत चिंता में लगे रहते हो। कुछ नहीं सपना, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। वीरेन अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज सपना उसे ये बात पूछकर ही रहेगी, ये उसे पता था। और सपना कितनी जिद्दी है ये भी उसे पता था। सपना, हमारे होटल के सामने ही मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा आलीशान होटल शुरू किया है। उस दिन से हमारे होटल में लोगों का आना बहुत कम हो गया है और अब धीरे धीरे हमारा होटल जैसे बंद होने आया है। होटल में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, घर कैसे चलाऊँ, होटल का क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। सब अच्छा होगा, बस आप निराश मत होइए। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो अब पहले खाना खा लो, और हाँ, कल सुबह सबसे हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं सपना, सब लोगों को बताकर मैं सबको टेंशन नहीं देना चाहता। जी ऐसी बात नहीं है, क्या पता सबसे बात करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। और फैमिली का तो काम ही है हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चलो अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ। वीरेन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए साथ में बैठ जाते हैं। तभी सपना वहां आकर सभी घर वालों को वो बात बताती है। होटल की बात सुनकर वीरेन के पिताजी वीरेन से कहते हैं, बेटा वीरेन, किसी भी होटल के सामने कितना भी बड़ा आलीशान होटल या कौन सी भी आलीशान चीज खोलने से किसी का धंधा नहीं डूबता। तुम तुम्हारे होटल की स्पेशलिटी क्या रखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मैं समझा नहीं पिताजी, साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हो? बेटे, तुम तुम्हारे होटल में कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि सिर्फ तुम बनाते हो और अपने ग्राहकों की डिमांड को पहचानो, उन्हें क्या चाहिए और उसे लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश करो। जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारा होटल उस बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगा। ऐसे निराश मत हो, यही तो वक्त है बेटा नए जमाने के साथ बदलने का, नया कुछ करने का। कब तक तुम वही वही काम करते रहोगे? लेकिन पिताजी, खाने के मामले में हम क्या नया कर सकते हैं?
लोगों को आजकल बड़े बड़े आलीशान होटल में जाना और वहां खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे होटल को बड़ा बना सके। दादाजी और पिताजी की ये सारी बातें बाजू में खड़ा संदीप सुन रहा था। संदीप ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसी होटल को एक अच्छी पहचान मिले और उनका होटल सारे शहर में फेमस हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद संदीप अपने पिताजी और दादाजी से, पिताजी, दादाजी, मेरे पास एक कल्पना है। अगर वैसा करते हैं तो हमारा होटल पूरे शहर में फेमस हो सकता है और कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी क्या कल्पना है संदीप, जरा हमें भी बताओ। देखिए पिताजी, ज्यादातर लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जब पूरी फैमिली या ग्रुप होटल में आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। सबका कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर होता है। अगर हमने ऐसी थाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और वो एक ही थाली 4 लोग मिलकर भी खा ना सके, और अगर किसी ने 4 लोगों ने मिलकर वो थाली खा ली तो उन्हें हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे, तो लोग एक ही थाली की ऑर्डर देंगे और उनकी पूरी फैमिली उसमें खाना खा सकेगी। हाँ संदीप, ये कल्पना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वीरेन, तुम्हें ये करके देखना चाहिए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करते हैं। मेरा भी कॉलेज अब पूरा हो गया है। मैं आपको इस काम में पूरी मदद करूंगा। इंटरनेट पर भी हमारी थाली की मार्केटिंग करूंगा। जी आप ज्यादा मत सोचिए, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो संदीप, आज से तुम भी मेरे साथ होटल चलोगे। संदीप और वीरेन होटल में आते हैं। संदीप उस दिन आसपास के होटल में जाकर वहां के ग्राहकों से बात करता है। लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं, ये सब बातें पता करता है और अपने होटल में आकर सारे कर्मचारियों की एक मीटिंग लेता है और उन्हें सब समझा देता है कि कल से उन्हें क्या करना है। सारे कर्मचारी भी संदीप की नई योजना की तारीफ करते हैं और काम में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी संदीप के पास आता है और संदीप से पूछता है, संदीप भाई, अगर हम इतनी बड़ी थाली लोगों को देने वाले हैं तो हमें उस थाली का कोई नाम भी तो देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी थाली है तो हम उसे बाहुबली थाली नाम देते हैं। हाँ, ये नाम तो बिल्कुल सही रहेगा संदीप भाई। उस दिन संदीप और होटल के कुछ कर्मचारी रात भर होटल में ही रुकते हैं। सब मिलके सारी तैयारियां कर लेते हैं। संदीप ने एक बहुत बड़ा बैनर बना लिया था। उसे संदीप और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर रात में ही होटल के बाहर लगा दिया। संदीप ने इंटरनेट पर भी बाहुबली थाली की मार्केटिंग कर ली थी। अगले दिन लोग होटल के पास आते और बाहर लगा बैनर देखते थे और उसे पूरा खाने पर जो इनाम मिलेगा ये देखते थे। उस दिन बहुत सारे लोगों ने बाहुबली थाली खाई। अचानक से एक दिन में आए ये बदलाव को देखकर वीरेन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ग्राहक संदीप से, भाई, यहाँ के होटल मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए सर? अरे वाह बेटा, तुमने एक ही थाली में पूरी फैमिली खा सके ये जो काम किया है ये बहुत बढ़िया है। और हाँ, तुम्हारे थाली के सारे व्यंजन बहुत टेस्टी है। मैं मेरे दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे होटल आकर बाहुबली थाली खाए। धन्यवाद सर, आपको हमारी बाहुबली थाली पसंद आई, ये सुनकर हमें सच में बहुत खुशी है सर। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे थाली का। चलो अब मैं चलता हूँ। वीरेन ग्राहकों की ये बात सुनकर संदीप के पास आता है और संदीप से, बेटा सच में तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को ये सब पसंद आएगा। पिताजी, अभी तो सिर्फ आज का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा है बेटा, मैं तो कहता हूँ आज से तुम ही इस होटल को संभालो। हाँ पिताजी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। संदीप और वीरेन घर जाते हैं और घर पर आज हुई सारी बातें बताते हैं। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से संदीप और वीरेन मिलकर होटल संभालने लगते हैं। धीरे धीरे उनके होटल में ग्राहक बहुत बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी बाहुबली थाली पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इतनी फेमस हो जाती है कि अब दोनों ने मिलकर कई शहरों में बाहुबली थाली के नए होटल शुरू कर दिए। अपने बेटे और पोते की तरक्की देख दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन उनसे कहते हैं, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, होटल आलीशान और बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी स्पेशलिटी और क्वालिटी ही तुम्हारी पहचान होती है।
तुम हमेशा ये बात याद रखना। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। संदीप ने अपने होटल में बाहुबली थाली शुरू की और उसे एक नए मुकाम तक लेके गया। वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वीरेन भी अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश था। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ा बनने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक नई सोच की जरूरत होती है। राजगढ़ नाम के राज्य में राजा हरिवंश रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था। उनकी प्रजा हमेशा खुश रहा करती थी। हरिवंश को एक पुत्री थी जिसका नाम था मौली। मौली दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसी के साथ उसको गाना गाना तथा शिकार पर जाना बहुत पसंद था। उसको विविध कलाएं अवगत थी। उसने सभी विद्याओं का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। एक दिन मौली महाराज हरिवंश से, पिताजी, मुझे जंगल में जाना है, मैं सुबह ही चली जाऊं? बेटी, तुम्हें तो पता है हम आपको अकेले जंगल नहीं जाने दे सकते। आप हमारे सैनिकों के साथ जंगल जा सकती हो। ठीक है पिताजी, हमें जंगल में जाकर कमल पुष्प लाने हैं। हम सुबह जाकर लेकर आएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर महाराज राजकुमारी की कक्ष से चले जाते हैं। राजकुमारी सुबह जल्दी उठकर जंगल में अपने सैनिकों के साथ चली जाती है। राजकुमारी मौली एक बड़े से सरोवर के पास आकर रुकती है। तभी मौली खुद से, ये कितना सुंदर सरोवर है, मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर सरोवर देखा ही नहीं। तभी सैनिक सामने आकर राजकुमारी से, राजकुमारी, इस सरोवर के कमल पुष्प कोई भी नहीं निकाल सकता। इस जल को अगर आपने हाथ भी लगाया तो आपका शरीर नीला पड़ जाएगा और आपको वही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अगर हाथ भी लगाया तो शरीर नीला पड़ के प्राण क्यों त्यागने पड़ेंगे? राजकुमारी, ऐसा कहा जाता है कि एक जादूगर ने क्रोध के कारण अपने जादू से दूसरे राज्य के राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया और पूरा राज्य इस सरोवर में बंदिस्त कर डाला है। इस सरोवर को अगर कोई भी हाथ लगाएगा तो वो जल्द ही मर जाएगा और राजकुमारी, तभी से यहाँ इस सरोवर के पास कोई नहीं आता। मगर इसका कोई तो उपाय होगा, उस पंछी बने राजकुमार और राज्य के लोगों को छुड़ाने का। राजकुमारी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे तो इस जंगल में एक ऋषि मुनि है, उनसे जाकर आप पूछ सकती है। ठीक है, हमें वहां लेकर चलो। ऐसा कहकर सैनिक राजकुमारी मौली को लेकर ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही राजकुमारी ऋषि मुनि के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। प्रणाम महाराज। आओ राजकुमारी, कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे उस सरोवर के बारे में जानना है। वो राजकुमार कहाँ है और उसके राज्य को इस सरोवर में बंदिश क्यों करके रखा है? राजकुमारी, मैं आपको सब बताता हूँ, मगर याद रहे वो जादूगर बहुत ही भयानक है। अब बताइए महाराज, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी और उस राजकुमार को छुड़ाऊंगी। राजकुमारी, कुंतल देश में राजकुमार सूरज सिंह राज्य किया करते थे। वो बहुत ही न्यायी थे। एक दिन उनके राज्य में एक जादूगर आया। उस जादूगर ने उस राज्य के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। सूरज सिंह की प्रजा खुद से ही एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगी थी। ये बात राजकुमार को पता चली। एक दिन राजकुमार ने जादूगर को अपने महल में बुलाया। आप यहाँ के अतिथि हैं। हमारे राज्य में कलह निर्माण करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग तो अपने आप ही झगड़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य से कल तक यहाँ से चले जाइए। इसमें ही आपका हित है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। ये सब देख जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने इस राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया और राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया। फिर राजकुमार अब कहाँ है? राजकुमार उस जादूगर के पास है। वो जादूगर पश्चिमी दिशा में एक गुफा में रहता है और हाँ, उस जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उस राज्य और राजकुमार को मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा आपके पास। राजकुमारी, अगर आप उन्हें छुड़ाना चाहती है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऋषिवर, आप मुझे उपाय बताइए। मैं उनके राज्य को और राजकुमार को उस जादूगर के चंगुल से मुक्त करूंगी। राजकुमारी, पश्चिम दिशा की ओर वो जादूगर अपनी गुफा में रहता है। वो बहुत से प्रयोग करता है। वो दिन में सोता है और रात में जागता है। इसलिए तुम्हें उस गुफा में जाकर उस सोने के पंछी को चुपके से जादूगर के नजरों से छुपा कर बाहर लाना होगा।
और उसके बदन पर ये जादुई जल डाल देना होगा। इससे वो पंछी से राजकुमार बन जाएगा और तुम उसे वहां से जितनी जल्दी निकालोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर जादूगर की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम भी उसकी गुफा में कैद हो जाओगी। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम उस पर यह भस्म डालकर अपनी रक्षा कर सकती हो, मगर तुम्हें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। जी ऋषिवर, आपने बताया, मैं वैसे ही करूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेती है। तभी ऋषि मुनि उसे जादुई जल और भस्म देते हैं। उन्हें लेकर राजकुमारी अपने महल जाती है। राजकुमारी महाराज से अनुमति मांगने के लिए महाराज के पास चली जाती है। तभी राजकुमारी, पिताजी, मुझे कल जंगल में जाना है, कुंतल देश के राजकुमार को छुड़ाने के लिए। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजकुमारी, आप चाहे तो हम चले जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं ही जाऊंगी। मुझे ये काम खुद करना है। ऐसी तुम्हारी इच्छा, मगर आपको वहाँ खुद का ख्याल रखना होगा। जी पिताजी। ऐसा कहकर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठकर राजकुमारी जंगल में अपने सैनिकों के साथ निकल जाती है। ऋषि ने दिए हुए सामान राजकुमारी अपने पास रख देती है और आगे जंगल के रास्ते से पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा देख राजकुमारी खुश हो जाती है, मगर मन में थोड़ी डर भी रहता है। तभी राजकुमारी मन में, मुझे उस जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को मुक्त कराना है, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजकुमारी गुफा में चली जाती है। राज्य के सैनिक गुफा के बाहर ही खड़े रहते हैं। राजकुमारी अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी उसकी नजर सामने एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। उस पर एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था और उसके सामने ही एक सोने का पंछी पिंजरे में कैद था। पिंजरे में कैद सोने का पंछी देख राजकुमारी उसके पास दबे पांव चली जाती है। पिंजरे के पास जाकर राजकुमारी पंछी को निकालने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी जादूगर ध्यान से विचलित हो जाता है और उसकी नजर सामने खड़ी राजकुमारी पर जाती है। जादूगर उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। ये देख राजकुमारी जल्दी से पंछी को बाहर निकालती है और पंछी को अपने हाथ में ले लेती है। तभी जादूगर राजकुमारी से, तुम कौन हो और मेरे गुफा में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं राजगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ राजकुमार को छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें भी इसके जैसे कैद होकर रहना होगा। देखते हैं कौन किसे कैद करता है। ऐसा कहकर राजकुमारी पंछी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने जादूगर आकर कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो मंत्र पढ़ते देख राजकुमारी अपने पास के भस्म को उसके शरीर पर डाल देती है और वहाँ से पंछी को लेकर भाग जाती है। गुफा के बाहर आते ही वो पंछी के बदन पर ऋषि मुनि ने दिया हुआ जादुई जल डाल देती है। जादुई जल डालते ही सोने का पंछी एक सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। ये देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी से, आप कौन है राजकुमारी? मैं राजगढ़ की राजकुमारी मौली हूँ। मुझे आपके बारे में जंगल में आकर पता चला, इसीलिए मैं आपके सहायता के लिए चली आई। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है राजकुमारी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार राजकुमारी के आगे हाथ जोड़ता है। मैं एक राजकुमारी होने के नाते मैंने दूसरे राज्य को संकट से बचाया है। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहना उचित नहीं है, इसलिए हम ऋषिवर के पास चले जाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर दोनों घोड़े पर बैठकर ऋषि के पास चले जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तभी साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं। महाराज, आपके बताए अनुसार मैं जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को छुड़ाकर लाई हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे छुड़ाने में बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने तो सिर्फ राजकुमारी की मदद की है। उसकी इच्छा थी कि आपके राज्य को सही सलामत जादूगर से छुड़ाए और आपको वापस लाए, इसलिए मैंने उसकी मदद की है। महाराज, मुझे लगता है कि जादूगर फिर से राजकुमार को बंदी बना लेगा। ऋषि मुनि अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस गुफा का दरवाजा अपने जादू से बंद कर देते हैं। तभी ऋषि राजकुमारी से, मैंने उस जादूगर को हमेशा के लिए कैद करके रख दिया है। अब वो किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देगा और उस गुफा से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। सच में महाराज? ऐसा हुआ तो हमें उससे अब खतरा नहीं है। हाँ,
अब आप दोनों को जादूगर से कोई खतरा नहीं है। ऐसा सुनते ही राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार ऋषि से, ऋषिवर, आप तो जानते हैं उस जादूगर ने मेरे राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया है। मुझे मेरा राज्य पहले जैसा चाहिए ऋषिवर। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। आपको ये जादुई जल सरोवर के बीचों बीच जाकर डालना होगा, तभी ये पूरा सरोवर एक राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। मगर उस सरोवर में बहुत जहरीले सांप भी है और सरोवर का पानी भी बहुत जहरीला है, इसलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। जी ऋषिवर, मैं अपने राज्य के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के सामने हाथ जोड़ता है। तभी ऋषि मुनि उसको जादुई जल एक बड़े से मटके में देते हैं। राजकुमार वो मटका लेकर सरोवर में जाने के लिए निकलता है। राजकुमार अपने साथ मटका लेकर सरोवर में उतरता है। तभी उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। ये देख राजकुमार जल्दी जल्दी पानी के अंदर जाने लगता है। पानी के बीचों बीच जाकर राजकुमार अपने घड़े में से जादुई जल सरोवर में डाल देता है और देखते ही देखते वो सरोवर एक बहुत बड़े राज्य में परिवर्तित हो जाता है। वो अपना राज्य देख बहुत खुश हो जाता है। अब राजकुमार राज्य से बाहर आकर ऋषि के पास चला जाता है और उनसे हाथ जोड़कर कहता है, ऋषिवर, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की है ऋषिवर। उसकी कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। अब तुम अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो और प्रजा की रक्षा करो। जी ऋषिवर। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के पैर पड़ता है। तभी ऋषि अपने कमंडलू में से पानी लेकर राजकुमार के बदन पर डाल देते हैं। तभी राजकुमार का शरीर अच्छा हो जाता है। ये देख राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद राजकुमार महाराज हरिवंश से राजकुमारी मौली का हाथ मांगने के लिए चला जाता है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी हमारे राज्य की महारानी बने। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, मैंने आपकी कीर्ति तो बहुत सुनी है, मगर हमारी राजकुमारी अगर चाहेगी तो ही उसका विवाह आपके साथ हो पाएगा। जी महाराज, राजकुमारी की इच्छा अनुसार ही होगा। आप उनसे पूछ लीजिए। जी। राजकुमार वहाँ राज दरबार में खड़ा होता है। तभी महाराज राजकुमारी मौली के साथ वहाँ आ जाते हैं। महाराज राजकुमार से, राजकुमार, राजकुमारी मौली को ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। हम चाहते हैं कि अगले ही सप्ताह में आपका विवाह संपन्न किया जाए। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जी। ऐसा कहकर राजकुमार अपने राज्य लौट जाता है और अगले सप्ताह में राजकुमार सूरज सिंह का विवाह राजकुमारी मौली के साथ संपन्न हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर संकट का सामना डटकर करना चाहिए और हर समस्या का हल निकालना चाहिए।